नेशनल इनकम चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है। इसमें जितना भी रेस्ट टॉपिक है उसको हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कौन से वो टॉपिक है जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं उसको एक बार देख लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इनकम। टाइप्स ऑफ इनकम में पर कैपिटा इनकम, नॉमिनल इनकम, रियल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल इनकम, इन्हें पढ़ेंगे। फिर हम यहाँ पर जीडीपी वर्सेस जीएनपी के कंसेप्ट को पढ़ेंगे और लास्ट में हम ग्रॉस वैल्यू एडेड जो एक करंट का टॉपिक है उसे हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में पहला टॉपिक जो हम लेने जा रहे हैं वो है पर कैपिटा इनकम का। जो पीसीआई यानी प्रति व्यक्ति आय है उसको मापने का जो फॉर्मूला होता है वो है प्रति व्यक्ति आय नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी देश अपनी प्रति व्यक्ति आय किस तरीके से नाप सकता है, उसके लिए उसे राष्ट्रीय आय से अपने देश की जनसंख्या को जब वो भाग करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि औसतन देश में रहने वाले लोगों की औसतन आय क्या है। तो ये एक सामान्य भाषा में प्रति व्यक्ति आय को निकालने का फॉर्मूला है। इसे अगर हम और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें तो जिस वित्तीय वर्ष की राष्ट्रीय आय होती है उसी ईयर की पॉपुलेशन भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नेशनल इनकम ईयर 2018-19 की ले रहे हैं तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी 2018-19 की ही होनी चाहिए, यानी कि जिस ईयर का नेशनल इनकम है उसी ईयर की पॉपुलेशन भी होनी चाहिए। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जो नेशनल इनकम है वो एनुअली काउंट की जाती है जबकि जो पॉपुलेशन है वो 10 साल में एक बार की जाती है, यानी 2001 में हुई थी तो 2011 में, अब नेक्स्ट 2021 में होगी। तो हम प्रेजेंट ईयर की पॉपुलेशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? राष्ट्रीय आय का तो आंकड़ा मिल जाएगा लेकिन हम पॉपुलेशन वर्तमान वित्तीय वर्ष की या वर्तमान ईयर की हम कैसे कैलकुलेट करें? तो इसके लिए एक सिंपल तरीका ये है कि जब हम सेंसस के आंकड़े देखते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट आंकड़ा डेकेड ग्रोथ रेट का होता है। दशकीय वृद्धि दर हिंदी में कहते हैं। दशकीय वृद्धि दर ये दर्शाती है कि एक देश की आबादी 10 सालों में औसतन बढ़ने की रफ्तार कैसी है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2001 से 2011 की जनगणना की जो आबादी बढ़ने की जो गैप आया है, यानी 2001 में जो पॉपुलेशन थी और 2011 की आबादी है, उन दोनों के बीच में जो अंतर है आबादी का, यानी कि इन 10 सालों में हमने कितनी रफ्तार से अपनी आबादी को बढ़ाया है, इसको रिप्रेजेंट करता है डेकेड ग्रोथ रेट। और वर्तमान में जो सेंसस 2011 है उसके अनुसार हमारी दशकीय वृद्धि दर अप्रॉक्स 17.70 है, 17.70। तो ये तो हो गई हमारी दशकीय वृद्धि दर। अब इस दशकीय वृद्धि दर जब हमारे पास इसका आंकड़ा होता है तो जब हमें 10 साल की ग्रोथ रेट पता होती है तो हम एनुअल ग्रोथ रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एनुअल अप्रॉक्स कितनी आएगी? 1.70 समथिंग, यानी कि हम 10 साल की ग्रोथ रेट से एनुअली ग्रोथ रेट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी डेटा का प्रयोग करते हुए हम करंट जनसंख्या को निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2011 की जो जनगणना थी उसमें बताया गया था कि भारत की कुल आबादी 121 करोड़ थी। अब 121 करोड़ की आबादी में अगर हम 1.70% निकालें और उसी में ही जब हम ऐड कर देंगे उस डेटा को तो ये आपको 2012 की आबादी पता चल जाएगी। इसी तरीके से 2012 के कुल पॉपुलेशन में से 1.70% आबादी जो हम उसका परसेंटेज निकालेंगे और फिर उसमें जब हम ऐड कर देंगे तो ये 2013 की बन जाएगी। इसका साफ मतलब ये है कि वर्तमान जनसंख्या जिस भी साल की आपको निकालनी है आप बहुत आराम से इस तरीके से निकाल सकते हैं अगर आपको एनुअल ग्रोथ रेट पता है। और एनुअल ग्रोथ रेट पता कैसे चलेगा? जब आपको डेकेड ग्रोथ रेट पता होगा। तो इस प्रकार से हमें समझ में आता है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष जिस साल की राष्ट्रीय आय होगी उसी साल की पॉपुलेशन से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा प्राप्त होगा। अब इसकी महत्व की भी बात कर लेते हैं कि प्रति व्यक्ति आय हम कैलकुलेट क्यों करते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में इसकी क्या भूमिका है।
तो किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय उसका वास्तविक इंडिकेटर होता है कि वो किस तरीके की प्रगति वाला देश है। यानी जिस देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय तेजी से बढ़ रही होगी तो ऐसा माना जाएगा कि वहां पर सब कुछ अच्छा है, वो देश प्रगति कर रहा है, वहां के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है। तो प्रति व्यक्ति आय एक बेस्ट इंडिकेटर का काम करता है किसी भी देश की प्रगति को दिखाने के लिए। अगर प्रति व्यक्ति आय कम है तो इससे पता चलेगा कि वो देश पिछड़ा हुआ है या अंडर डेवलप्ड है। अगर वहाँ की प्रति व्यक्ति आय बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसका मतलब है वहाँ पर विकास का कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। तो इस तरीके से प्रति व्यक्ति आय का जो आंकड़े होते हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था हमारे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रति व्यक्ति आय के बारे में एक चीज हमें यहाँ पर ये भी समझनी होगी कि जो ये आंकड़ा होता है ये एक स्टैटिस्टिक एस्पेक्ट में होता है, यानी कि सरकार इस आंकड़े के माध्यम से अपनी प्रगति को देख सकती है। इस आय को आप व्यय नहीं कर सकते, इस आय को आप खर्च नहीं कर सकते। इस प्रति व्यक्ति ऐसे एक दो तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं, वो पहला क्वेश्चन इसी तरीके से कंसेप्ट बेस पे बन जाता है कि प्रति व्यक्ति आय को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला बताया। और इसी तरीके से प्रति व्यक्ति आय से एक डेटा भी पूछा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय कांस्टेंट प्राइस में इस समय कितनी चल रही है और करंट प्राइस में, यानी डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर पीसीआई कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो हमेशा जो पीसीआई का आंकड़ा होगा, पीसीआई एट करंट प्राइस, हमेशा ज्यादा होगा एज कंपैरिजन पीसीआई एट कांस्टेंट प्राइस। इसके पीछे कारण सिंपल सा ये है कि करंट प्राइस पर राष्ट्रीय आय का अमाउंट ज्यादा होता है और कांस्टेंट प्राइस पर राष्ट्रीय आय का अमाउंट कम होता है। जब ज्यादा अमाउंट से जनसंख्या को डिवाइड करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय भी ज्यादा देखने को मिलेगी, और जब कम अमाउंट से जनसंख्या को डिवाइड करेंगे तो लोगों के हाथ में जो अमाउंट इनकम का आएगा वो भी कम आएगा। तो आप जब भी इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो वहां जब आप प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े देखें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि 2018-19 या 19-20 की प्रति व्यक्ति आय अगर आप देखेंगे तो कांस्टेंट प्राइस पे वो कम दिखेगी, जबकि करंट प्राइस पे हमेशा ज्यादा दिखेगी। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था प्रति व्यक्ति आय का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय। पर्सनल इनकम का मतलब होता है एक व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में जितने भी स्रोतों से आय अर्जित करता है उसका योग ही उस व्यक्ति की व्यक्तिगत आय कहलाती है। इसे एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति प्राइवेट जॉब करता है, वहां से उसे सैलरी मिलती है, साथ ही साथ में वो अपने घर में कुकिंग क्लास भी चलाता है, वहां से भी उसको इनकम मिलती है, और उसने एक कुकिंग पर ही एक बुक पब्लिश करी है और उस बुक से उसको रॉयल्टी मिल रही है। तो ये सब उस व्यक्ति का, व्यक्ति एक है लेकिन उसके आय के स्रोत भिन्न भिन्न है, और इन सारे स्रोतों से प्राप्त आय का योग ही उस व्यक्ति की पर्सनल इनकम कहलाएगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, पर कैपिटा इनकम और पर्सनल इनकम में कंपैरिजन भी करके समझ लेते हैं। जो पीसीआई है यानी पर कैपिटा इनकम है वो एक स्टैटिस्टिक डेटा है जो सरकार कैलकुलेट करती है, और जो आपकी पर्सनल इनकम है वो आपकी वास्तविक आय है जो आपके हाथ में होती है, जिसको आप खर्च करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है, और पीसीआई इंडिकेटर होता है किसी भी इकोनॉमी के विकास का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि पीसीआई का यूज सरकार करती है, पीसीआई सरकार कैलकुलेट करती है, और साथ ही साथ वो हमारी अर्थव्यवस्था की प्रगति का सूचक भी है। जबकि जो पर्सनल इनकम है वो एक व्यक्तिगत कंसेप्ट है, और वो व्यक्ति जितने भी स्रोतों से आय अर्जित करेगा उसका योग उसकी व्यक्तिगत आय कहलाएगी, जिसे वो व्यय कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम को हिंदी में प्रायोजित व्यय कहते हैं या व्यय योग्य आय कहते हैं। समझते हैं इसे भी फॉर्मूले से। पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू डिस्पोजेबल इनकम। समझते हैं इस फॉर्मूले को। ये डिस्पोजेबल इनकम
को मापने का फॉर्मूला है और इसे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। डिस्पोजेबल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी? जो उस व्यक्ति ने सालाना जो उसने पर्सनल इनकम अर्जित की है उसमें से डायरेक्ट टैक्स, अगर उसकी आय इस वित्तीय वर्ष में जो सरकार ने बजट पेश किया है उस बजट के में जो टैक्स स्लैब है पर्सनल इनकम टैक्स के, अगर उसकी आय उस टैक्स स्लैब से संबंधित है तो उस व्यक्ति को डायरेक्ट टैक्स पे करना होगा और डायरेक्ट टैक्स पे करने के बाद में जो उसके पास आय शेष बचेगी वो उसकी व्यय करने योग्य आय कहलाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी एनुअल इनकम टैक्स स्लैब से संबंधित नहीं है, यानी उसकी आय पर इनकम टैक्स नहीं लग सकता, यानी उसके दायरे में नहीं आती, तो वो आय ही उसकी पर्सनल इनकम ही कहलाएगी और उसकी कोई वो व्यय कर सकता है तो वही उसकी डिस्पोजेबल इनकम भी कहलाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति की आय टैक्स स्लैब में आने के बावजूद भी वो टैक्स पे नहीं कर रहा है, डायरेक्ट टैक्स पे नहीं कर रहा है और अपनी पूरी पर्सनल इनकम को खर्च कर रहा है, डिस्पोज कर रहा है, इसका साफ मतलब है वो टैक्स इवेजन यानी कर की चोरी कर रहा है और साथ ही साथ में ब्लैक मनी जनरेट कर रहा है। और हम सब जानते हैं कि टैक्स की चोरी हमारी अर्थव्यवस्था को प्रगति को बाधित करती है, प्रत्यक्ष रूप से ये बाधित करती है और टैक्स की चोरी कानूनन अपराध है। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है कि आप अपनी आय से सरकार द्वारा निर्धारित किए गए प्रत्यक्ष करों को अदा कर दीजिए। अदा करने के बाद में जो आय आपके हाथ में बचे उसको आप व्यय कर सकते हैं और जब आप टैक्स देने के बाद अपनी आय को खर्च कर रहे होते हैं तो यही आय आपकी व्हाइट मनी कहलाती है क्योंकि उसके ऊपर टैक्स चुकाया जा चुका है। तो इस तरीके से हमने डिस्पोजेबल इनकम का भी कंसेप्ट देखा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉमिनल इनकम और रियल इनकम। यहाँ हम इन दोनों टॉपिक को एक साथ करके पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इन दोनों टॉपिक को अगर आप एक साथ करके पढ़ेंगे तो ज्यादा आसानी होगी इस टॉपिक को समझने के लिए। मान लेते हैं कि 2018-19 में एक व्यक्ति की आय 100 रुपए है। एक व्यक्ति की आय 18-19 वित्तीय वर्ष में 100 रुपए है और उस समय पेन की कीमत 10 रुपए प्रति पेन है। तो वो इस इनकम से कितने पेन खरीद पाएगा? उसके लिए सिंपल 100 डिवाइडेड बाय 10, तो इसका मतलब क्या होगा? वो 10 पेन को परचेज कर लेगा। ठीक, अब बात करते हैं 2019-20 आता है और 2019-20 में भी उसकी इनकम कितनी रहती है? 100 रुपए रहती है। लेकिन इस बार जो पेन की कीमत है वो 10 रुपए से बढ़कर 20 रुपए प्रति पेन हो गई। तो वो इसी 100 रुपए की आय से कितने पेन खरीद पाएगा? आंसर इज 5 पेन वो परचेज कर पाएगा। यहाँ सिंपल मतलब ये है कि जो नॉमिनल इनकम होती है वो उस आय को कहते हैं जो वो व्यक्ति अर्जित कर रहा है, जो हाथ पे उसके तनख्वाह जो सैलरी के रूप में उसको मिल रही है। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस नॉमिनल इनकम की खरीदने की क्षमता क्या हो रही है? कम होती जा रही है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस नॉमिनल और रियल इनकम में ये होता है कि नॉमिनल इनकम किसी व्यक्ति की आय का अंकीय रूप में प्रदर्शन करती है, जबकि जो रियल इनकम है वो ये बताती है कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो आपकी इस इनकम की खरीदने की क्षमता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो रियल इनकम इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को दिखाती है जबकि नॉमिनल इनकम सिर्फ आपके अंकीय आधार पर आपकी स्थिति को दिखाती है। तो जो रियल इनकम, इसीलिए इसको बोला भी जाता है कि ये रियलिटी में आपकी तनख्वाह या आपकी सैलरी की क्या खरीदने की क्षमता रह जाती है उसको दिखाती है रियल इनकम। तो यहाँ नॉमिनल और रियल का बेसिक डिफरेंस यही है कि नॉमिनल में अंक के आधार पर आप इनकम की बात करते हैं और जबकि रियल इनकम आपकी इनकम में इन्फ्लेशन के इफेक्ट को एडजस्ट करके आपको बताती है कि रियलिटी में आपकी इनकम की क्रय क्षमता कितनी बची है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है नॉमिनल इनकम और रियल इनकम में। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीडीपी वर्सेस जीएनपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लगभग लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जीडीपी की, हमारी इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ा है या जीएनपी बढ़ा है। तो इन दोनों का हम एक एनालिटिकल अप्रोच से इस टॉपिक को देखेंगे। जब हम जीएनपी की बात करते हैं तो हम एक फॉर्मूला बताते थे कि जीएनपी में हमेशा x प्लस x1 लोग होंगे और इसमें कोई भी विदेशी यानी m नहीं ऐड होगा। यानी x का मतलब होता था इंडियंस और x1 का मतलब होता था एनआरआईज, यानी ऐसे भारतीय जो भारत के हैं लेकिन वर्तमान में किसी कारणवश या उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी दूसरे देश में रह रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम जीएनपी, क्योंकि यहाँ पर हम जब एन वर्ड लेते थे तो एन का मतलब ही होता था हमारे राष्ट्र के लोग। तो हमारे राष्ट्र के लोग जो भारत में जन्म लिए हैं और भारत में ही रह रहे हैं उन्हें हमने एक्स माना था और x1 उन्हें कहा था जो जन्मे तो यहाँ पर है लेकिन किसी काम के उद्देश्य से वो विदेशों में रह रहे हैं, तो उनको हम एनआरआईज कहते हैं। तो जो जीएनपी है उसमें हमें ये स्पष्ट होता है कि एक देश एक वित्तीय वर्ष में अपने नागरिकों द्वारा प्रोड्यूस की गई फाइनल गुड एंड सर्विस के मनी वैल्यू का ऐड होती है। यानी कि जीएनपी ये दर्शाता है कि उस देश के नागरिक कितने क्षमतावान हैं, उस देश के नागरिकों द्वारा बनाई गई वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जब हम जोड़ते हैं तो ये जीएनपी को दर्शाता है। जबकि जीडीपी की अगर हम बात करें तो जीडीपी में हम डोमेस्टिक एरिया यानी डी के ऊपर फोकस होते थे और यहाँ का फॉर्मूला होता था x प्लस m, यानी कि इंडियंस और भारत में ही रहने वाले फॉरेनर्स who live in India। यानी कि जीएनपी और जीडीपी में जो बेसिक डिफरेंस हुआ वो ये हुआ कि जीएनपी हमारे नागरिकों की उत्पादन क्षमता को दर्शाती है, जबकि जीडीपी हमें ये बताती है कि हमारे देश की जो डोमेस्टिक बाउंड्री में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो नागरिक हैं या निवासी हैं, उनके द्वारा बनाए गए वस्तुओं और सेवाओं की जो मौद्रिक मूल्य है उसकी स्थिति को दर्शाती है। महत्व की बात कर लेते हैं। अगर हम जीडीपी की बात करें तो ये जो एम लोग हैं ये हमारे देश के नागरिक नहीं लेकिन हमारे देश के लिए में रहकर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, यानी ये एम लोग हमारे देश में प्रत्यक्ष रूप से कंट्रीब्यूशन करते हैं। जबकि ये x1 उन देशों में जहां वो रह रहे हैं वहां के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। तो दोनों का अपना अपना अलग महत्व है। हम हमेशा जीएनपी की बात तब करेंगे जब हमारी राष्ट्र की आय होगी, क्योंकि राष्ट्र की आय में आपके लोग, आपके नागरिकों की ही बात होती है, जबकि जीडीपी में हम ये बात करते हैं कि वो लोगों की आय को, उन लोगों को भी हम शामिल करते हैं जो हमारे देश के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। तो जीडीपी का महत्व इसीलिए है कि क्योंकि ये लोग प्रत्यक्ष रूप से हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहायक है, जबकि ये लोग अप्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए कार्य करते हैं, क्योंकि वस्तु और सेवा तो वो उस देश के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं जहां वो रह रहे हैं, यानी वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए काम नहीं करते, ये हमारे देश के लिए प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। यही महत्वपूर्ण कारण है कि हम हमेशा ग्रोथ होते हुए जिसे देखना चाहते हैं वो जीडीपी की देखना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे ऊपर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था के जितने भी डेटा हैं, जो हमेशा बात की जाती है कि जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़ती रहनी चाहिए, ना कि वहां पर जीएनपी की बात नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि वहां पर जो x1 लोग हैं वो उन देशों के लिए काम कर रहे हैं, जबकि m हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश में की जो जीडीपी है वो तेजी से बढ़े। इसलिए इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में जो आप बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं या मीडिया में जब भी डिस्कशन होता है या न्यूज़पेपर में भी बात होती है तो हमेशा जीडीपी के बारे में बात होती है, ना कि जीएनपी की। तो दोनों का अपना अपना अलग महत्व है। किसी देश की बढ़ती हुई जीडीपी ये दर्शाती है कि उस देश की उत्पादन क्षमता, उस वस्तु और सेवाओं की उत्पादन क्षमता कितनी अधिक है। अगर जीडीपी की ग्रोथ रेट कम होती जाएगी इसका मतलब है कि उस देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन होने की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ रही है। तो हमेशा इसीलिए बात की जाती है कि जीडीपी की ग्रोथ रेट जितनी अच्छी होगी उतना ही ये दर्शाया जा सकता है कि हमारे देश में तेजी से प्रगति हो रही है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है जीएनपी और जीडीपी में। अब हम अपने लास्ट टॉपिक में चलते हैं।
जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसका नाम है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 2015 में हमारी गवर्नमेंट ने इसे ऐड किया था हमारे कंसेप्ट में। हमारे इस कंसेप्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमने जब इन्हें किताबों में पढ़ते हैं या किसी सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म में जब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत टफ लगता है, और लगता है कि ये कोई ऐसी चीज़ रॉकेट साइंस जैसा हमें कंसेप्ट लगता है। तो हम यहाँ पर बहुत सिंपल वे में आपको जीवीए के कंसेप्ट को समझाएंगे। जीवीए एट बेसिक प्राइस। जो जीवीए होता है वो बेसिक प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। क्या है ये पूरी एक कहानी, इसे समझते हैं। जो जीवीए होता है वो बनता है किसी वस्तु के उत्पादन में जो हम 4 फैक्टर्स का यूज करते थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड, लेबर, कैपिटल और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योर। इन सबको हमें पता है, लैंड को हम रेंट देते थे, लेबर को वेजेस देते थे, कैपिटल को इंटरेस्ट देते थे और एंटरप्रेन्योर के प्रॉफिट होते थे। तो इनके साथ साथ ये ऐड करने के साथ साथ प्लस सब्सिडी, यानी कि हमारे देश में अगर सरकार ने किसी वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए अगर कोई सब्सिडी दी है तो इन दोनों चीज़ों को जोड़कर जो मूल्य बनेगा उसी को ही हम जीवीए एट बेसिक प्राइस कहेंगे। इसे सिंपल सा देख लेते हैं। मान लीजिए इन सारी चीज़ों में हमारा 100 रुपये, इन सारे फैक्टर्स में हमारी जो लागत आई है वो 100 रुपये आई है और सरकार ने हमें इसी पे ही 20 रुपये की सब्सिडी दी है। तो इस तरीके से ये जो 120 रुपये हमारे पास में आएंगे उसी को ही हम कहेंगे जीवीए एट बेसिक प्राइस। सिंपल सा मतलब ये हुआ, जीवीए एट बेसिक प्राइस में वो चारों फैक्टर्स की लागत प्लस उसमें सब्सिडी जोड़कर जो अमाउंट आता है उसी को ही हम जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट, जीवीए एट बेसिक प्राइस कहते हैं। अब इसके इम्पोर्टेंस को देख लेते हैं। ये 120 रुपीज के जो है प्रोड्यूसर के साइड को दिखाएगी, यानी ये 120 रुपए में हमारे देश के प्रोड्यूसर को वो वस्तु उत्पादन करने में कितनी लागत आ रही है, 120। तो ये किसके साइड को रिप्रेजेंट करेगा, ऑलवेज प्रोड्यूसर के साइड को। प्रोड्यूसर के साइड को ये दर्शाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर जब हम प्रोड्यूसर के साइड की बात कर रहे हो, प्रोड्यूसर जो भी चीजों को बनाता है वो सप्लाई के लिए बनाता है, उसको बेचने के लिए बनाता है। तो हम इसे एक और वर्ड में कह सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है सप्लाई साइड को भी। यानी कि एक देश में किसी वस्तु को उत्पादित करने के लिए प्रोड्यूसर को कितना मूल्य अदा करना पड़ रहा है या उसको कितनी लागत आ रही है, इसे दर्शाने के लिए जीवीए एट बेसिक प्राइस का कंसेप्ट लाया गया। इसका एक और रोल ये है कि जो हमारे देश की जीडीपी होती है उसमें जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होता है उसे दर्शाने के लिए भी जीवीए का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर हमारी जो जीडीपी मान लीजिए 100 रुपए की है तो यहाँ पर पता चलेगा कि 20% हमारा एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है, 30% मान लीजिए हमारा इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है और रेस्ट 50% सर्विस सेक्टर का। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इंडिविजुअल ये 20% कहा जाएगा कि ये जीवीए एट बेसिक प्राइस, यानी उस किसान ने, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर ने 20% का कंट्रीब्यूशन दिया जीडीपी में एट बेसिक प्राइस में। तो यहाँ पर जीवीए का 2 तरीके से इसका महत्व है। पहला महत्व ये दर्शाने के लिए कि एक देश में रहने वाले प्रोड्यूसर को उस वस्तु के उत्पादन के लिए कितनी लागत आ रही है, और दूसरा ये भी दर्शाने के लिए कि जो हमारी जीडीपी है उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का कितना रोल है। और जो ये 120 रुपीज है ये प्रोड्यूसर के साइड को दर्शाएगा और सप्लायर के साइड को दर्शाएगा। अब बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इसे निकालने का सिंपल तरीका ये है कि जो जीवीए था हमारा एट बेसिक प्राइस,
इसी में ही ऐड कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स। और वर्तमान में इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी, यानी जो जीवीए बेसिक प्राइस आया था हमारा वो 120 रुपीज आया था, और मान लेते हैं कि इस समय वो जो जीएसटी है इसमें जुड़ी जो टैक्स है वो 10 रुपए का टैक्स जुड़ा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 130 रुपीज जो अमाउंट आया, ये 130 रुपीज ही रिप्रेजेंट करेगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर मार्केट प्राइस शब्द का यूज इसीलिए किया गया है कि ये 130 रुपए पे मार्केट में ये वस्तु बिकने के लिए आई है, यानी ये 120 रुपए प्रोड्यूसर को दर्शाएगी कि उसने इस मूल्य पर वस्तु का उत्पादन किया है, जबकि 130 रुपए ये दर्शाएगा कि देश के कंज्यूमर ने उस वस्तु को किस मूल्य पर खरीदा है। तो बेसिक डिफरेंस जीवीए और जीवीए एट बेसिक प्राइस और जीडीपी एट मार्केट प्राइस में यही हुआ कि जीवीए एट बेसिक प्राइस प्रोड्यूसर के साइड को या मैन्युफैक्चरर के साइड को या सप्लायर के साइड को दर्शाता है, और ये दर्शाता है कि एक देश में वस्तु के उत्पादन के लिए कितना लागत आ रही है, जबकि जीडीपी एट मार्केट प्राइस ये दर्शाता है कि किस मूल्य पर हमारे देश के कंज्यूमर उस वस्तु को खरीद रहे हैं। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर जीवीए एट बेसिक प्राइस प्लस सब्सिडी, यानी कि जो चारों सेक्टर हैं हमारे फैक्टर हैं उनमें हम सब्सिडी जोड़ देते हैं तो जीवीए एट बेसिक प्राइस आ जाता है, और जब हम उस जीवीए एट बेसिक प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देते हैं तो वही जीडीपी एट मार्केट प्राइस बन जाता है। तो ये एक बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ पर जीवीए के बारे में पढ़ाया। तो ये जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है ये बहुत सामान्य टॉपिक है, और आप इसे बहुत आसान तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू महत्व के साथ में आप इसे इसके महत्व को समझते हुए पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में राष्ट्रीय आय का चैप्टर का हमने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लिया, और इस वीडियो में यहीं तक ही। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो में पढ़ाए गए सारे टॉपिक क्लियर होंगे। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू।